हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च, और रिसर्च में भी हम यूनिट 3 को कंप्लीट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, और जो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सैम्पलिंग टेक्निक्स को कवर किया गया है। सो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका दैट इज रिलेटेड टू सेंसस एंड सैम्पलिंग, एंड यहाँ से जो है चैप्टर आपका रिसर्च का स्टार्ट हो रहा है DSSB वेलफेयर ऑफिसर के सिलेबस में। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है एंड साथ में ढेर सारे कमेंट्स करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आपका टॉपिक कुछ ऐसे स्टार्ट है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेंसस एंड सैम्पलिंग। बट उससे पहले आपके लिए ये जरूरी है जानना कि सेंसस किसे कहते हैं और सैम्पलिंग किसे कहते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगी ताकि आपको ये जो चीज़ है वो पूरे लाइफ टाइम तक याद रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म लेते हैं सेंसस को। ठीक है, सेंसस समझते हैं, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा जहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं सर्वेज में कि जनगणना, जैसे पॉपुलेशन सेंसस करते हैं ना, तो यहाँ पर जो सेंसस टर्म है वहां पर क्या होता है, उसका मतलब है कि आप पॉपुलेशन के हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंसस क्या होता है कि आप पॉपुलेशन के हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन क्या है, जो भी आपने अपना टॉपिक चूज किया होगा रिसर्च का, तो उसमें रिलेटेड जो भी रिस्पोंडेंट्स नहीं, बल्कि जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी पर्सन, वो सभी आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे जानना है अबाउट डेटिंग एप्स, कि कौन लोग हैं जो डेटिंग ऐप से विक्टिमाइज हुए हैं। ठीक है जी, अब डेटिंग एप्स में जो अब मेरा जो पॉपुलेशन होगा, अब मेरा वो पॉपुलेशन कौन लोग हो सकते हैं, पहले जो इंटरनेट यूजर होंगे, एंड सेकेंड थिंग उसमें और क्या होगी, जो डेटिंग एप्स को यूज करते हैं। तो ऐसे कोई भी लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं और डेटिंग ऐप को यूज करते हैं, वो सभी मेरा पॉपुलेशन हो गया। तो अब मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कुछ 1 लाख के अराउंड लोग डेटिंग एप्स को यूज करते हैं, तो ये 1 लाख लोग जो है ये मेरे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान के पास जाकर और मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूं। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगी, इस पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन निकालूंगी कि अगर मैंने इस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को निकाल लिया और उनसे मैंने वो क्वेश्चंस पूछे, तो पूरे पॉपुलेशन का क्या आइडिया है, क्या व्यू पॉइंट है, वो मैं जनरलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन के हर एक इंसान से बात करूँ, ये जो 1 लाख मेरी जो पॉपुलेशन है उनसे हर एक बंदे से मैं बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सेंसस हो जाएगा। ठीक है, आप पॉपुलेशन में अगर हर एक इंसान के साथ, हर एक मेंबर के साथ डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सेंसस आ जाता है। और सैंपल क्या होता है आपका, जहां पर आपने क्या करा, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोगों को सेलेक्ट कर लिया जो कि आपके पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एक डेली एग्जांपल से आप समझो कि मान लेते हैं कि आप किसी ग्रोसरी शॉप में गए और वहां पर आपने देखी चावल की बोरी। ठीक है, अब आपको जानना है कि चावल कैसे हैं। ठीक है, ये अच्छे चावल हैं, बुरे चावल हैं, तो इस बोरी के अंदर अच्छे चावल हैं, बुरे चावल हैं। अब आप पूरी बोरी तो खुलवा कर बैठोगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने क्या किया, हैंडफुल ऑफ चावल लिए, और उन हैंडफुल ऑफ चावल में से ही आपको पता चल गया, देख के इसके ग्रेन्स जो है देखकर आपको पता चल गया कि इस पूरी बोरी में कैसे चावल होंगे। तो यहाँ पर जो आपने वो हैंडफुल ऑफ चावल जो निकाले हैं ना, जो ये देखने के लिए बोरी में चावल कैसे हैं, तो उस वो जो हैंडफुल ऑफ चावल आपने निकाले, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है इस पॉपुलेशन का। तो जिससे आपको आइडिया लग गया कि इस पूरे बोरी में किस तरीके के चावल होंगे। तो ये जो आपने निकाले हैं ना, ये क्या हो गया, आपका सैंपल हो गया, और ये जो चावल है ये क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क समझ में आ गया। सेंसस क्या हो जाता है, आपके सभी पूरे पॉपुलेशन के आप हर एक मेंबर के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेंसस होगा। आप उस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को ले रहे हैं, कुछ मेंबर्स को ले रहे हैं जो कि उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ठीक,
अब डिफरेंस क्या क्या है सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में, वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा ऑफ एंटायर आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया। सैम्पलिंग क्या है कि आप कह रहे हैं सेलेक्टेड लोगों, जो पॉपुलेशन है उसमें से जो सेलेक्टेड लोगों हैं उनसे आपने डेटा को कलेक्ट किया, दैट इज सैम्पलिंग। नाउ इट इज अ स्टडी ऑफ होल आइटम्स ऑफ गिवन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स हैं ना, जितने भी मेंबर्स, आप उसके ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप सर्टेन आइटम्स को स्टडी कर रहे हैं सैम्पलिंग के अंदर। देन इट इज अ कंप्लीट सर्वे। अब कंप्लीट सर्वे क्यों है? क्योंकि आपने सभी लोगों को कवर कर लिया है पॉपुलेशन के अंदर, तो ये कंप्लीट सर्वे हो गया। और ये क्या है, एक पार्शियल सर्वे होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सभी लोगों के साथ बातचीत करके डेटा को कलेक्ट नहीं किया, आपने कुछ लोगों से बातचीत करी है और फिर उनसे डाटा कलेक्ट किया, तो इट इज अ पार्शियल सर्वे। सैम्पलिंग क्या है? एक पार्शियल सर्वे है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इट इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने हर एक मेंबर का ओपिनियन लिया है और फिर उसके बाद आपने अपने डेटा को एनालाइज किया है, तो इसीलिए ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा एक्यूरेट है। सैम्पलिंग क्या है? लेस रिलायबल है, क्योंकि आपने कुछ लोगों से बातचीत करी है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था सब लोगों को अप्रोच करना, तो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव जो पॉपुलेशन है उसको, उसमें से कुछ लोगों को ले लिया, रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है उसमें से कुछ लोगों को ले लिया और उसके बाद आपने जो है डेटा को एनालाइज किया, तो ये लेस रिलायबल है और लेस एक्यूरेट है देन सेंसस। ठीक है, सेंसस के कंपैरिजन में लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट है। देन इट कंज्यूम्स मोर टाइम। जो सेंसस है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेंबर देखो 1 लाख लोगों से बातचीत करना, इट इज इवन नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर 10,000 हो गए या 1,000 लोग भी हो गए, तो यहाँ पर क्या टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है ना, जितने लोगों से आप बात करोगे अपना उसका, आपका ट्रेवलिंग है और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बजट को बढ़ाती हैं। तो इसमें क्या होगा, सेंसस जब आप करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। और सैम्पलिंग अगर आप कर लेते हैं तो उसमें कम टाइम में हो जाता है, आपका एफर्ट भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, बजट भी कम लगता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग है। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं। फायदा क्या है सेंसस का? पहला तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा है, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और छोटे पॉपुलेशन के लिए सुटेबल है ना। जितना ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कॉस्ट लगेगा और फिर उस उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो जितना छोटा पॉपुलेशन होगा और वहां पर अगर आप सेंसस करते हैं, सभी मेंबर्स को कवर करते हैं, तो वो उस चीज के लिए सुटेबल है। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए सेंसस जो है सुटेबल है। एंड यहाँ पर इंडिविजुअल नीड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि भाई हर एक मेंबर के पास जाकर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल नीड्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है सेंसस के। पहला तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा ट्रैवलिंग होगा, उतना ज्यादा आपका बजट लगेगा, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास जाके आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास डेटा हो जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब इतना बड़ा डेटा होता है और आप उसको एनालाइज करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एरर आ जाए। एंड देन प्राइवेसी कंसर्न की बात करते हैं कि हो सकता है कि कोई चीज जो है वो लैक हो जा रही है पीछे, है ना, तो उसका प्राइवेसी कंसर्न भी रहता है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग। पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि सैम्पलिंग के फायदे क्या क्या हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है सेंसस के कंपैरिजन में, टाइम सेविंग भी है, इससे टाइम भी बचता है। देन लार्ज पॉपुलेशन के लिए फिजिबल है। ठीक है, जैसे कि हमने सेंसस में देखा था कि वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए सुटेबल होता है, ऐसे जो सैम्पलिंग है हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं, फिजिबल है। देन फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल है सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लेते हैं आपके रिस्पॉन्डेंट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, आपने ऐसा कोई रिसर्च लिया जहाँ पर आपके रिस्पॉन्डेंट्स आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मिलना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सैंपल को चेंज कर सकते हैं, अपना सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कर सकते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, सैम्पलिंग मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके सेंसस में नहीं था। सेंसस में तो आपको हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट करना था, बट इन केस अगर आपको अपने रिस्पॉन्डेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो बदल सकते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कर सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको थोड़ी सी मिल जाएगी। देन इट इज सुटेबल फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है जहां पर ऐसे केसेस जहां पर आपके जो भी आप सैंपल यूज कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जा रही है, मतलब खत्म हो जा रही है, उस केस में आप सैम्पलिंग यूज करें, सेंसस नहीं।
इसका एक एग्जांपल है फॉर जैसे कि मान लेते हैं आप कोई एक गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, आपको चेक करना है कि ये जो गाड़ियाँ हमने जैसे 100 गाड़ियाँ जो है निकाली हैं और इनका ड्यूरेबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं। अगर इसको हार्श कंडीशन से इस गाड़ी को पास करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है गाड़ी पे, ठीक है। अब हम 100 के 100 गाड़ियां अगर हम लगा दें टेस्टिंग में और मान लेते हैं कि किसी एक फ्लॉ की वजह से वो खराब हो जाएगी, है ना, वो टूट जाएगी गाड़ी, तो 100 की 100 गाड़ियां नुकसान करेंगी। तो हमने क्या करा, उन 100 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां ऐसी ले ली जो हमको लगते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हर एक मॉडल, कलर, जो भी क्राइटेरिया हमने रखा होगा उसका एक एक हमने सैंपल ले लिया और टोटल 100 में से हमने 10 गाड़ियों को ले लिया है और उन गाड़ियों को फिर हमने उस टेस्ट से पास करवाया है। और मान लेते हैं कि किसी फ्लॉ की वजह से हमारी वो गाड़ी जो है उस टेस्ट को पास नहीं कर पाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 10 गाड़ियों में जो फ्लॉ है वो बाकी उन जो 90 गाड़ियां जो बच गई हैं उनमें भी वो फ्लॉ है। तो हम उसको क्या करते हैं, बाकी 90 जो गाड़ियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उस फ्लॉ को जो है ठीक करके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर हम सेंसस का यूज करते जिसमें हम सारी गाड़ियों को अपना खराब कर देते तो वहां पर क्या हो गया, फिर हमारा नुकसान हो जाता। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए सुइटेबल है सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, क्या क्या नुकसान है सैम्पलिंग के। पहला, सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले रहे, तो सैम्पलिंग एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा बायसनेस का जो रिस्क है वो हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसको रिस्पोंडेंट्स जो है सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी रिस्पॉन्स लिख दे रहा है, तो अलग अलग तरीके के बायसनेस होते हैं। तो बायसनेस का जो फैक्टर है वो आ सकता है आपके सैम्पलिंग के टाइम पे। देन अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सैम्पलिंग फ्रेम होना, मतलब आप कभी भी रैंडम सैम्पलिंग अगर कर रहे हैं तो आपको सैम्पलिंग फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। एक गुड सैम्पलिंग फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देन इसका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और उसका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे आप मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में जाते, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में जाते हैं तो उस केस में क्या था, आपको मल्टीपल स्टेज पर सैम्पलिंग का टेक्निक लगाना पड़ता है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर आपने उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया और एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपके रिजल्ट जो है वो गलत आने के चांसेस हो सकते हैं। एंड देन जो जनरलाइजेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हमने उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी उसका अगर नहीं सही हुआ तो उसका जो जनरलाइजेबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगा, उसको हम दूसरे सेटअप में नहीं यूज कर सकते। इस तरीके से जो जनरलाइजेबिलिटी है उसकी वो लिमिटेड हो जाती है सैम्पलिंग के केस में। तो फिर अच्छे सैंपल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो पहला, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, है ना, एंटायर पॉपुलेशन से क्लोजली मैच करने चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही इसका एक गुड सैंपल का एट्रीब्यूट है। देन रैंडमनेस, यानी कि हर जो पॉपुलेशन के जो हर एक आइटम है उसके पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो रिसर्च में सेलेक्ट होए। तो इससे क्या है, जो बायसनेस वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। देन एडिक्वेट सैंपल साइज होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लिमिटेड, जैसे आपको जानना है आपके 1000 लोगों का पॉपुलेशन, आप बिल्कुल ही 5 ही आप उसमें से आपने अपने सैंपल ले लिए हैं तो ये बिल्कुल ही इनएडिक्वेट साइज, आपने टू स्मॉल साइज ले लिया जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, अनरिलायबल हो जाएगा वो बिल्कुल। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज ले लिया है तो उसमें क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा और उसका कुछ प्रोपोर्शनल बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आपको एडिक्वेट सैंपल साइज लेना पड़ेगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ा। देन बाइसनेस को अवॉइड करना चाहिए कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए आपके सिलेक्शन में। जो भी आपका सैंपल है अगर वो आपके क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको वो क्या करना है, उसको कंसीडर करना है, ठीक है। और अगर वो नहीं आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आता है तो उसको आपको हटाना है। तो आप फेवरेटिज्म नहीं करना है आपको। देन प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात करते हैं कि सैम्पलिंग जो होना चाहिए वो एक्यूरेसी और फिजिबिलिटी दोनों को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, है ना। क्या ऐसा ना हो कि आपके बजट से भी बाहर चला जा रहा है और जो है उसके बाद फिर वो रिजल्ट सही दे रहा है। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, एक्यूरेसी भी एंड फिजिबिलिटी भी। अब मेन पार्ट पर आते हैं सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। तो ब्रॉडली सैम्पलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, देन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़ते हैं हम, पर्पसिव, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है।
तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है अपने रिसर्च में सेलेक्ट होने के लिए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। ठीक है, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन कहते हैं। रैंडम का मतलब होता है कि हर एक जो भी पॉपुलेशन है, हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारी पॉपुलेशन 10 लोगों की है, तो उन 10 लोगों के पास चांसेस होने चाहिए कि ये भी रिसर्च में सेलेक्ट हो सकते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते हैं, तो हर एक यूनिट और हर एक एलिमेंट के पास जो है चांस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है कि अगर हमें 25 बच्चों को चुनना है 60 बच्चों की क्लास में से, तो हर एक बच्चे के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सेलेक्ट होने की, दैट इज 1/60। ठीक है, हर एक बच्चे के पास कितना सिलेक्शन का चांसेस होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/60। देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की हम बात करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एक मेथड है जहाँ पर आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं लार्जर ग्रुप से, और फिर फिक्स इंटरवल में एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स के बाद हम एक फिक्स इंटरवल में उसको सेलेक्ट करते रहते हैं फर्दर सैंपल को। इसको समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल, अब देखो आपने क्या किया, आपने एक पहले पॉपुलेशन को डिफाइन कर लिया। मान लेते हैं आपने एक स्कूल में आपके 20 टीचर्स हैं। ठीक है, 20 टीचर्स में से आपको क्या करना है, 5 टीचर्स को लेना है। ठीक है, और आपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज किया। तो सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया कि आपके 20 टीचर्स हैं, है ना, 20 टीचर्स। तो 20 टीचर्स क्या हो गए, आपके पॉपुलेशन हो गई। अब सैंपल साइज क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब 20 में से आपको कितने टीचर्स को लेना, 5 टीचर्स को लेना, तो ये 5 क्या हो गया, आपका सैंपल साइज हो गया। अब देखो इसने क्या बोला कि हमको पॉपुलेशन को डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20 क्या है आपका पॉपुलेशन, n बाय स्मॉल n करना है आपको, तो 20/5 4। ठीक है, तो यहां से ये जो आपका 4 जो वैल्यू आया है, ये क्या है आपका k, दैट इज सैंपल साइज। अब आपका सैंपल साइज आ गया है ना, या इंटरवल भी कह सकते हैं इसे ना, सैम्पलिंग इंटरवल, सॉरी, सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक है, ये जो के की वैल्यू निकली है वो है आपका सैम्पलिंग इंटरवल। ये के की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 4 आई है। अब आपको क्या करना है, 1 और के बीच में कोई भी रैंडम नंबर चूज करना है। तो 1 है आपका एंड के क्या है आपका, वैल्यू 4। अब हमने जो ये 20 टीचर्स है उनको नंबर कर दिया है ना, 1 से लेके आपने 1 2 3 ऐसे करके 20 तक अपने नंबरिंग कर दी है। ठीक है, अपने टीचर्स को नंबर कर दिया है। अब 1 और 4 के बीच में रैंडमली मैंने कोई नंबर चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल 2, मैंने 2 नंबर चूज कर लिया। तो सबसे पहली जो मेरी टीचर होगी वो होगी 2 नंबर में, जो टीचर जिनको मैंने नंबर दिया 2। उसके बाद हर केथ पर जो आपका नंबर होगा वो टीचर जो है सेलेक्ट होंगी। अब जैसे तो नेक्स्ट नंबर पे जो टीचर होंगी वो कौन सी होगी, 2 + 4 दैट इज 6। अब जो 6 नंबर पर जो टीचर होंगी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर 6 + 4 10। ठीक है, अब 10th नंबर पर जो नेक्स्ट जो टीचर होंगी उनको सेलेक्ट किया गया है। फिर 10 + 4 14। ठीक है, 14 हो गया। देन 14 + 4 18 हो गया। तो ऐसे अब हमने 5 सैंपल निकाल लिए कि हमें 20 टीचर्स में 5 सैंपल जो निकालने थे वो हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने ऐसे 5 सैंपल निकाल लिए, हमने अपने डिजायर्ड सैंपल साइज जो है निकाल लिया है। तो यहाँ पर पूरा इसको समझाया हुआ है, यहाँ पर सेम उसी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर 12 कस्टमर्स हैं, 12 कस्टमर्स में से हमने सैम्पलिंग इंटरवल निकाला एंड देन उसके बाद उनको एक रेगुलर इंटरवल पर हमने क्या करा, अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपने पॉपुलेशन को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर ग्रुप्स क्या होता है, लेयर को स्मॉलर ग्रुप्स मतलब स्ट्रेटा को कहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटा है, ये स्मॉलर ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, ये अलग अलग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करेंगे, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, या प्रोडक्ट टाइप हो गया, किसी भी बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और फिर हर एक ग्रुप में से हम सैंपल को लेंगे। अब एग्जाम्पल से आप समझो कि मान लेते हैं कि एक स्कूल है, उसमें से उसमें
मान लेते हैं 15 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है? अब हमें 5 जो है हमें सैंपल लेना है, जिसमें से मैं चाहती हूँ कि मेरे 3 गर्ल्स हों और 2 बॉयज़ हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग पॉपुलेशन पर लगाती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे सारे जो सैंपल्स हैं, जो 5 के 5 सैंपल वो सारे बॉयज़ आ जाएँ, या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे सैंपल्स गर्ल्स आ जाएँ, है ना? जो 5 सैंपल्स हैं। तो ये चीज़ ना हो, मैंने पहले ही ना बता दिया है कि भई मुझे तो गर्ल्स 3 चाहिए, मुझे बॉयज़ 2 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जो 15 बॉयज़ हैं उनको अलग कर दिया और फिर उसके बाद जो गर्ल्स हैं 5 उनको अलग कर दिया, है ना? अब 15 बॉयज़ के जो पॉपुलेशन है मेरी, उसमें से मैंने क्या करा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाया अब उसमें, और उस मैकेनिज्म से, जैसे सिंपल हैट मॉडल हो गया है, किसी भी तरीके से हमने क्या करा, एक जब तक हमारे 2 सैंपल नहीं आ जाते तब तक हम उसको अ, इस पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल रहे हैं, और उसके बाद ये 5 है, फिर जो गर्ल्स का जो है उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड लगाएंगे और फिर हम 3 अपना सैंपल को ले लेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, 5 जो हमारे सैंपल, जो हमें रिक्वायर्ड सैंपल था वो हमने ले लिया है, ठीक है? इसको हमने एक फिगर के एग्जांपल से समझाया हुआ है। देखो पॉपुलेशन है यहाँ पर, स्ट्रेटा में देखो आपके 4 तरीके के यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपने ग्रुप्स बना दिए, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, पर्पल एंड देन डार्क ब्लू। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रैंडम सिलेक्शन कर लिया है और फिर हमने अपने सैंपल्स निकाल लिए, ठीक है? 4-4 हर ग्रुप में से चाहिए हमें उसमें, तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल लगाया हमने और हर हर एक ग्रुप में से हमने 4-4 सैंपल अपने निकाल लिए, ठीक है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देन कम्स क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पर पॉपुलेशन को हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं ना, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उसमें लगाते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उन क्लस्टर्स में से, ताकि हमारे जो सैंपल है हमें मिल जाए। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसमें भी हमने उसमें भी हमने ग्रुप्स बनाए थे और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हमने ग्रुप बनाया था, और डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देखो जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, यहाँ पर हम क्लस्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो यानी कि हम इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे क्लस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, हम एज अ क्लस्टर को पूरा स्टडी करते हैं, जो हमने क्लस्टर बनाया है इसको हम पूरा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर हम क्या है, इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम क्लस्टर देख रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाए हैं, है ना, ये ग्रुप्स क्या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। जैसे सारे ग्रीन कलर के हैं, ये सारे ब्लू कलर के हैं ना, तो यहाँ पर हमें होमोजेनिटी का फैक्टर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो ग्रुप्स क्या हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, तो ये होमोजेनियस नेचर के हो गए इनके ग्रुप्स। लेकिन क्लस्टर सैंपल के अंदर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के, है ना, अलग अलग नेचर के, और हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर्स की स्टडी कर रहे हैं कंप्लीटली। अब एग्जांपल से समझो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कि 500 स्कूल्स में न्यूट्रिशनल क्वालिटी को चेक करना चाह रहा है, तो हमने क्या करा, पहले हमने क्लस्टर्स बनाए, सिटी ग्रुप स्कूल्स बाय सिटी, है ना, सिटी के अकॉर्डिंग हमने स्कूल्स को बनाया। जैसे 50 सिटी हैं, हर में 10 स्कूल हैं, तो 500 स्कूल हो गए, ठीक है? अब हमने रैंडमली क्लस्टर्स को पिक कर लिया, 5 सिटीज आउट ऑफ 50, जो 50 हमने सिटी बनाए थे उसमें से रैंडमली हमने 5 सिटीज को सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब हर स्कूल में जो हमने जो 5 सिटीज, ये जो 5 सिटीज हमने बनाई है उसमें सब में 10-10 स्कूल हैं, तो ये 5 सिटीज के अंदर कितने स्कूल हो जाएंगे, 50 स्कूल्स हो जाएंगे। अब ये जो 10 स्कूल्स हैं, ठीक है, अब हम इन 10 स्कूल्स में से जो भी फूड का क्वालिटी है हम वो चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्लस्टर्स में हमको वो स्कूल्स मिले हैं, ठीक है? ये जो 5 सिटीज के अंदर जो हमें स्कूल मिले, सिटी क्या है, हमारा क्लस्टर है यहाँ पर। अब उन 5 सिटीज के अंदर जो भी हमने स्कूल्स देखे हैं, हम स्कूल वो एज अ क्लस्टर हमने उसको पूरा स्टडी करा है, ठीक है? तो अब यहाँ से हमारा क्या होगा, टाइम, पैसा, जो भी सब जो होगा वो बजट के अंदर होगा, है ना, हमारा वो टाइम बच रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, क्योंकि हमने पूरा एज ए क्लस्टर को स्टडी कर लिया, ठीक है? हमने 500 स्कूल को सेपरेटली स्टडी नहीं करके हमने क्या करा, हमने क्लस्टर में स्टडी कर लिया ना, हमने वो 5 सिटीज को पूरा ले लिया और उसमें से हमने स्कूल्स को पकड़ लिया और फिर हमने उसकी स्टडी कर ली, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये अगर आपने काफ़ी
अलग जो काफ़ी जगह पर आपको ना क्लस्टर का ही मल्टी स्टेज सैंपलिंग, यहाँ पे एक होता है 2 स्टेज सैंपलिंग हो गया, फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग का ही पार्ट है, आगे फर्दर एक्सटेंशन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्टेज ही लिया है ना कि सिटी और सिटी के अंदर स्कूल, तो ये क्या एक सिंगल स्टेप में हो गया, तो ये 2 स्टेज सैंपलिंग हो गया। मल्टी स्टेज सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्टेजेस हैं और ग्रुप्स हैं, और फिर हम उसको फर्दर टू फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने पूरा पहले एक नेशन ले लिया, नेशन के अंदर स्टेट ले लिया, स्टेट के अंदर फिर सिटीज ले ली, फिर सिटीज के अंदर हमने स्कूल ले लिया, फिर तो इस तरीके से क्या है मल्टी स्टेज हो गए। तो जब भी हम सेम वही है क्लस्टर सैंपलिंग, बट इसमें क्या है स्टेजेस थोड़े ज्यादा हो गए हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नेक्स्ट वन इज हम समझेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसका फायदा क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्योंकि जो सिलेक्शन मेथड है ना, जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास चांस होता है कि वो मेरे सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनबायस्ड है, क्योंकि सबके पास चांस है ना, तो अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड थिंग क्या है, आप रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं ना। जो भी आपने एक स्मॉल सैंपल लिया उसको आप क्या कर सकते हैं, लार्जर पॉपुलेशन में आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये फायदा होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। देन जो भी सैम्पलिंग एरर है उसको आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, जो सैंपल लिए हैं वो कंपैरेटिवली छोटे लिए हैं, तो उसमें जो भी सैम्पलिंग एरर आपका बनकर आता है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, और फिर उसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है वो सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो जब आपने एरर्स को कैलकुलेट कर लिया तो देयर आर चांसेस कि हाई रिलायबल कर सकते हैं हम डेटा के ऊपर, हाईली रिलायबल हो सकते हैं, एंड एक्यूरेसी हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो उसको हम उस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, वैलिडिटी है उसकी, तो वो हम कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देन इट सपोर्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ये सब हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर रिसर्चर का जो बायसनेस है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं कर सकता रिसर्चर, क्योंकि यहाँ पर तो भाई सभी सैंपल्स को उसको सभी जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को उसको इक्वल चांस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिसर्चर जो वो फेवरेटिज्म भी नहीं कर सकता, तो मिनिमाइजेज रिसर्चर बायसनेस। सो नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो ये भी एक सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पर जो सैंपल्स पॉपुलेशन में जो हर एक इंडिविजुअल है उसको इक्वल चांस नहीं मिलता है आपके सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यहाँ एक इमेज से समझाया गया है कि यहाँ पे मान लेते हैं 12 हमारे पास पॉपुलेशन में लोग हैं, लेकिन हमने क्या करा है रैंडमली कुछ लोगों को जो है सेलेक्ट कर लिया है अपनी मर्जी से। यहाँ पर हर पर्सन के पास इक्वल चांस नहीं था आपके सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हैफाजार्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है जहाँ पर रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को चूज कैसे करता है अपनी एक्सेस से, अपनी अवेलेबिलिटी से, मतलब कहते हैं ना अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है वो चूज करता है। जैसे वो जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो रिसर्चर है इसके सामने कुछ पार्टिसिपेंट्स खड़े थे, तो इन्होंने इसी का ही जो है डेटा कलेक्ट कर लिया, इन लोगों से ही रिस्पॉन्सेज जो है कलेक्ट कर लिए, फिर पीछे जो लोग रह गए हैं वो रह गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने ईज को देखते हुए, अपनी सहूलियत को देखते हुए जो रिसर्चर है उसने रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने क्या किया, क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सर्वे किया, क्योंकि क्लासरूम के अंदर बच्चे जो है अवेलेबल थे। मान लेते हैं कि कोई हमें मेस फूड का हमें जानना है कि मेस का फूड कैसा मिल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स को गए अप्रोच किया, तो हमने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जो क्लासरूम में बैठे हुए थे, हमने ओवरऑल उन स्टूडेंट्स को नहीं लिया। अब वो क्योंकि इजीली अवेलेबल थे, क्लासरूम में जाना है आपको उन बच्चों से बात करनी है, तो वो इजीली अवेलेबल थे बच्चे, इसीलिए फिर क्या किया हमने क्लासरूम में से ही जो है रिस्पॉन्सेज को ले लिया। अब यहाँ पर जो रिसर्चर है उसने अपने ईज के हिसाब से, अपने जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है बच्चों को सर्वे किया और जो है रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट कर लिया। तो दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग या हैफाजार्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज पर्पजिव सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो रिसर्चर है वो हैंड पिक करता है सब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यहाँ पर रिसर्चर जो है कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखता है और उसके बाद फिर वो हैंड पिक करता है
ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने जो रिस्पोंडेंट्स लिए उसने बोला कि भाई वुमेन होनी चाहिए, है ना, वुमेन होनी चाहिए और अंडर 30 होनी चाहिए, तो जो है मेरी स्टडी के लिए वो ठीक है। तो अंडर 30 वुमेन जो होंगी वो सारा जो है उसके अंडर जो रिस्पॉन्स है उससे वो कलेक्ट करेगा। तो और एग्जाम्पल क्या दे दिया कि ओनली एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है उनका ही इंटरव्यू लिया गया फॉर स्टडी और सर्जिकल टेक्निक। ठीक है, डॉक्टर से भी ले सकता था वो ओवरऑल, लेकिन उसने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि एक्सपीरियंस डॉक्टर होने चाहिए। तो ये यहाँ पर जो रिसर्चर रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करेगा ये पर्पजिव सैम्पलिंग के थ्रू करेगा। नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो कुछ सर्टेन प्रपोर्शन रखता है और जैसे ही उसको वो प्रोपोर्शन के मैच का सैंपल मिल जाता है तो फिर उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब वो जो सर्टेन जो मैं कह रही हूँ जो क्राइटेरिया है जो सेलेक्ट कर रहा है वो किसी के भी बेसिस पर कर सकता है, एज के बेसिस पे कर सकता है, जेंडर के बेसिस पर कर सकता है, लेकिन रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकता। उसने क्या करा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 14 साल के 4 बच्चे, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या कोटा बना लिया कि 14 साल के 4 बच्चों को उसको कलेक्ट करना है डेटा, ठीक है, और बाकी 20 साल के जो है 10 बच्चों को उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही उसके ये 14 साल के 4 बच्चे आ जाएंगे उसके अलावा फिर वो और सेलेक्ट नहीं करेगा डेटा, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या करा, कोटा फिक्स कर दिया है ना, सर्टेन प्रपोर्शन के बेसिस पर उसने कोटा को फिक्स कर दिया। तो दैट इज योर कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे इजी है, बहुत इजी है समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं रिसर्चर को अपनी ही तरह और पार्टिसिपेंट्स को बताने के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा हमारा रिस्पोंडेंट है जो हमें इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे हो गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गई, हमें ऐसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में जानना है जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। तो हम एक ट्रांसजेंडर के पास गए और फिर हमने इनसे डेटा को कलेक्ट किया और हमने इन्हीं से फिर पूछा कि भाई आप किसी ऐसे और ट्रांसजेंडर को जानते हैं क्या जिनके साथ किसी भी तरीके का जो है हरासमेंट हुआ है, तो फिर वो आपको फिर दूसरे इसी तरीके से पर्सन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जो पार्टिसिपेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है वो अदर पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो है रिसर्चर को बताता है। तो जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के बारे में स्टडी करना, है ना। तो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो होंगे हमें तो नहीं पता, रिसर्चर को तो नहीं पता कि भाई ये इमिग्रेंट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जो एक इमिग्रेंट है वो जो है आपस में बातचीत करते हैं तो उनको पता होता है कि भाई ये भी पर्सन जो है इमिग्रेंट है, लेकिन इसका जो है कहीं पर नाम दर्ज नहीं किया गया है। तो ये क्या अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं। तो उनकी स्टडी, तो एक जो पार्टिसिपेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पार्टिसिपेंट को हेल्प करने में सर्च करने में हेल्प करता है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करना है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारे पास देखो सैंपल साइज फिक्स नहीं होता है, हमें नहीं पता कि किस तरीके से हमें जो है डेटा मिलने वाला है, कैसे हमको रिस्पॉन्डेंट्स मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस में मेनली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड बजट हो तो हम जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर लेते हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो इस तरीके से जहां पर भी हमारे पास लिमिटेड टाइम और बजट है तो हम यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। और जहां पर हमको हार्ड टू रीच ग्रुप्स है ना, जो मुश्किल से जिन ग्रुप्स को हम अचीव कर सकते हैं, जिनसे मिल सकते हैं, उस तरीके को स्टडी करने तब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। एंड देन क्वालिटेटिव रिसर्चेस में भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसी तरीके से ही इजी और सिंपल वे में मैं आपको सारे टॉपिक समझाने वाली हूँ। एंड आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है मेरा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ शेयर करती रहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।